8. विधि अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। उसके एक हाथ में डायरी और दूसरे हाथ में पेन था, मगर वो कुछ ना बोल पा रही थी, ना समझ पा रही थी कि आखिर वो लिखे क्या। उसकी जिंदगी के अनजाने पास्ट और अनदेखे फ्यूचर में उलझ के रह गई थी। सो रहे हो विधि, तुम सोती रह जाओगी। उठो उठो विधि, उठो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ढांडा अपने कमरे में विधि के पास को रीड करने वाली चिप को एनालाइज करने में लगे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं विधि के पास में क्या कर रहा था। मुझे तो लगता है हमें ये रिचुअल बंद कर देनी चाहिए। आई कांट टेक ऑल ऑफ दिस एनी मोर। वेट मोमो, आई एम गेटिंग मोर मैसेजेस जो उस वक्त इस चिप ने सही से रीड नहीं किए थे। शायद अब हमें सारी बातें ठीक से समझ में आए। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू चिप जो ना ही बस विधि के पास में जाकर सारे इवेंट्स का रिप्ले कर पाएगा, बल्कि विधि के इमोशंस को भी हमारे लिए ट्रांसक्राइब कर सकेगा। एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट एन अल्टरनेट मेमोरी, जस्ट लाइक हाउ वी क्रिएट फोल्डर्स ऑन आवर सिस्टम टू सेव अ फाइल। इट विल हेल्प विधि टू लिव हर प्रेजेंट विद हर अल्टरनेट मेमोरी एंड नॉट गेट बॉदर्ड बाय हर ड्रीम्स। आई हैव डिसाइडेड, मैं इस गुत्थी को सुलझा कर ही रहूंगा। बट आपको नहीं लगता कि विधि को उसके सपने याद रहना जरूरी है? ऐसे में तो हम उसे उसके पास्ट और प्रेजेंट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देंगे। तभी वहां वजीर हांफता कांपता हुआ पहुंचता है। उसके चेहरे पे परेशानी और डर साफ झलक रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। डॉक्टर ढांडा ने जल्दी से चिप को एक ब्लू लिक्विड वाली बोतल में डाला और उसकी तरफ हैरानी से देखा। विधि घर में नहीं है। कुछ देर पहले ही मैंने उसे उसके कमरे में देखा था और अब वो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। मैंने चारों तरफ देख लिया मोमो, हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। कहीं अहुंडे ने नहीं आसपास ही गई होगी, आ जाएगी, चल। मैंने उसे दीवार से बातें करता देखा था। वो कुछ तो बड़बड़ा रही थी। मैं उसके लिए चाय लेने गया था और तब तक शी वॉज गॉन। शिट, अगर तुमने उसका चिप नहीं निकाला होता तो अभी हम आसानी से पता लगा सकते थे कि विधि कहाँ गई है। मगर बिलीव इट, हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेट्स गो मोमो। ये हर सुबह एक नई पहेली लेकर आ जाती है। वेयर शुड वी गो टू सॉल्व टुडेज मिस्ट्री गाइस? ये मजाक नहीं है मोमो। पिछली बार विधि हमें उस पेड़ के पास मिली थी, हो सकता है आज भी। वजीर, मोमो और डॉक्टर ढांडा ठीक उसी जगह पर फिर से जाते हैं जहां आखिरी बार विधि को उन्होंने ढूंढा था, पहाड़ी पर पुराने खजूर के पेड़ के पास। यहाँ तो विधि दूर दूर तक नहीं दिख रही। घर पे कबीर भी अकेला है। यार मोमो, आखिर विधि ऐसे कैसे बिना बताए निकल सकती है? देखो, जब से मुझे ये पता लगा है ना कि विधि और मेरा भी एक पुराना गहरा रिश्ता है, तब से मुझे भी सब कुछ अजीब लगने लगा है। लेकिन तुम परेशान मत हो, विधि आसपास ही होगी। एंड व्हाई डोंट यू कॉल रुक्मिनी? वो कबीर का हमारे पीछे में ध्यान रख लेगी। हाँ, यू आर राइट। डॉक्टर ढांडा चुपचाप खजूर के पेड़ के पास काफी बारीकी से उसे परख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ी कि उनके माथे पर पसीना उभर आया। ये उंगली ये यहाँ कैसे आई? इसको तो हमने गाड़ दिया था ना। मोमो और वजीर भी डॉक्टर ढांडा के पास घबराते हुए पहुंचे। वजीर को वो कटी हुई उंगली देखते ही उल्टी आने लगी। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ये यहाँ कैसे? क्या ये कोई साइन है? मुझे विधि की बहुत चिंता हो रही है। मोमो, प्लीज कुछ करो। इसके पहले कि मोमो या डॉक्टर ढांडा उस कटी हुई उंगली की गुत्थी सुलझा पाते, अचानक मौसम बदलने लगता है और तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। खजूर के पेड़ से सैकड़ों पत्ते जोर जोर से झड़ के गिरने लगते हैं। वजीर और डॉक्टर ढांडा तुरंत एक पहाड़ी के नीचे खुद को छिपाने की कोशिश करने लगते हैं। मोमो उसी खजूर के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी अचानक खजूर के पेड़ का एक तना खुद ब खुद लंबा होने लगता है और लहराता हुआ मोमो के कंधे के पास बढ़ने लगता है। जैसे ही मोमो को उस तने का एहसास होता है, वो तना उसके गर्दन को मरोड़ने लगता है। तना एकदम उसके गले को कसता चला जा रहा था। उस तने के ऊपर हजारों नगीने चमक रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस अंगूठी के ऊपर वो नीले रंग का लैपिस लाजुलाई जेमस्टोन चमक रहा था। मोमो दर्द के मारे चीखने लगता है, बचाओ बचाओ, वजीर तुम कहाँ चले गए? डॉक्टर ढांडा, मेरी मदद कीजिए। तेज आंधी ने गहरा कोहरा
चारों तरफ फैला दिया था। मोमो की आवाज ना डॉक्टर ढांडा सुन पा रहे थे ना तो वजीर। उसकी आवाज को तेज आंधी ने बिल्कुल दबा दिया था। चारों तरफ अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो बस बिजली की गड़गड़ाहट और बूंदों की आवाज। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे बचा ले वजीर, मेरी मदद करो। हवा और तेज चलने लगती है। मोमो के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो टिक के एक जगह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी पेड़ में एक हलचल होने लगती है और उसमें एक सुरंग बनने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उस पेड़ के अंदर कई सारी शक्तियों का मिलन हो रहा था। उस सुरंग के अंदर से एक जला हुआ हाथ बाहर आता है और उस पे वही लाल चूड़ियां थी जो विधि अक्सर आजकल पहन के घूम रही होती है। मोमो डर से कांपने लगता है। उसकी आंखों में मौत का डर साफ नजर आ रहा था। वो घबराता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलो मोहम्मद, आंखें खोलो। देखो मेरे हाथ में क्या है। मोमो को अचानक अजीब सी भाषा में बहुत सारे लोगों के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो हाथ उसे थामकर सुरंग के अंदर घसीटते चला जा रहा हो। सैकड़ों लोगों की अजीब सी भाषा में बात करने की आवाज और तेज होती जा रही थी। मुझे कहाँ ले जा रही हो? मुझे छोड़ दो। अचानक एक झटके से मोमो का शरीर उस हाथ से छूट जाता है। वो घबराकर अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने जो नजारा होता है उसे देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। बहुत सारी कटी हुई उंगलियों का ढेर जिनके ऊपर आंखें चौंधिया देने वाले नगीने चमक रहे थे। सभी खून से लथपथ उंगलियों ने एक ही तरह की अंगूठियां पहन रखी थी। ये वही अंगूठी थी जो रुक्मणी को बिस्तर के नीचे से मिली थी। मोमो एक चीख मारकर वहां से भागने लगता है। सुरंग के अंदर से आ रही बड़बड़ाने की आवाजें अब हंसी में बदल चुकी थी। कभी कोई अचानक रोने लगता था तो कभी कोई एकदम से हंसने लगता था। मोमो जोर से अपना कान बंद किए बेतहाशा वहां से भागा जा रहा था। भागते भागते वो किसी तरह एक रोशनी की तरफ पहुंचता है और जोर जोर से आवाज देने लगता है। कोई है? कोई है? मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे निकालो। तभी एक धूप की किरण मोमो के माथे पे पड़ती है। उसका गला सूखने लगता है। मोमो उठो, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? इट्स मी वजीर। चलो घर चलते हैं, बारिश रुक गई है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। डॉक्टर ढांडा मोमो का माथा चेक करते हैं। वो बुखार से तप रहा था। वजीर, इसकी बारिश में भीगने के कारण काफी तबीयत खराब हो गई है। हमें सबसे पहले घर चलना चाहिए। और लेट्स डू वन थिंग, आई विल गेट मोमो होम एंड यू कैन लुक फॉर विधि एट साई बाबा टेम्पल। वो अक्सर कबीर को वहां लेकर जाती है, राइट? यू नो, इवन आई विल कम होम विद यू ऑल, ओके? अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इतना बोलते के साथ ही वजीर को एक तेज उल्टी आ जाती है। डॉक्टर ढांडा तुरंत खुद का नाक रुमाल से बंद करते हुए वजीर से जरा दूर हटकर खड़े हो जाते हैं। अरे यार, तुम भी गजब हो। इतने यंग और हैवी बिल्ट वाले जरा सी बारिश में बीमार पड़ गए। उससे ज्यादा मजबूत तो मैं ही हूँ इस बूढ़ी उम्र में। मोमो एकदम से कंफ्यूज दोनों को एकटक देखे जा रहा था। तीनों वहां से घर की ओर चल दिए। वजीर को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि विधि पक्का घर आ गई होगी। अरे साहब, आप आ गए, भगवान का शुक्र है। ये देखिए ना, कबीर बाबा जब से बेड के अंदर गए हैं बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। वजीर बेमन से कबीर को बेड से बाहर आने के लिए कहता है। कबीर, बाहर आओ। कम ऑन बेटा, शैतानी नहीं करते। अब तो इस पे लाल चूड़ियों का भी असर नहीं होता साहब। कब से लाल चूड़ियां दिखाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कबीर बाबा आने का नाम ही नहीं लेते। अब वो खुद आ जाएगा। तुम जरा 3 कप सबसे पहले तो चाय बना दो। तेज बारिश में भीग के गला सूज गया है बिल्कुल। ना आंधी ना तूफान, इस सब का भी दिमाग जरा हिल गया है। पता नहीं कौन सी बारिश में भीग क्या है। कुछ बोला तुमने? नहीं, वो मैं पूछ रही थी रात में क्या बनाऊं। मैडम भी कब से बाहर है। विधि, कहाँ हो तुम? कुछ परेशान है आप साहब? 1 मिनट, तुमने बोला कि मैडम भी कब से बाहर है। यू मीन तुमने उसको बाहर जाते हुए देखा? एज इन तुम्हें कैसे पता कि विधि घर पर नहीं है? क्योंकि जब मैं आई तब वो कबीर बाबा के साथ खेल रही थी,
फिर कबीर बाबा बेड के नीचे छिप गए तो विधि मैडम ने मुझे बोला कि कबीर बाबा का ध्यान रखो, और वो कुछ काम का कहकर बाहर चली गई। मैं तो कब से वेट ही कर रही हूँ उनका। ये सब कैसे हो सकता है? मेरा सर फट जाएगा। रुक्मिनी, तुम चाय पिला दो जल्दी से, मैं पागल हो जाऊंगा। रुक्मिनी के मुंह पर हैरानी साफ थी। उसने कभी वजीर को इतना हताश होता नहीं देखा था। वो घबराकर किचन के अंदर चली गई और तेज हाथों से बर्तन धोने लगी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके हाथ कांपने लगे और एकदम से उसकी चीख निकल गई। किचन में रुक्मिनी बेहोश पड़ी थी। उसके चारों तरफ पानी फैला हुआ था। पानी का रंग एकदम नीला था, जैसे उसमें जहर घुला हुआ हो, और उस पानी में बह रही सैकड़ों कटी हुई उंगलियां। कबीर उन उंगलियों को देखकर बेतहाशा हंसे जा रहा था। उंगलियां आ गई। सबकी उंगलियां आ गई। ओह माय गॉड, ये क्या है? कबीर, हटो वहां से बेटा। कोने में खड़ा कबीर रुक्मिनी के ऊपर कूद कूद के उसको जगाने की कोशिश कर रहा था और लगातार हंसे जा रहा था। किसी तरह कर्राते हुए रुक्मिनी ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका था और कबीर भी उसके साथ साथ चारों तरफ फैले हुए पानी में आधा गीला हो चुका था। वजीर को ये सब देखकर एकदम गुस्सा आ गया। रुक्मिनी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुमने नल कैसे खुला छोड़ दिया? साहब वो क्या वो? साफ साफ बोलो। साहब, मैं ना जब किचन में आई, मैंने बर्तन धोने के लिए नल खोला तो ये ढेरों कटी हुई उंगलियां पानी के साथ बहने लगी। ओह गॉड, नॉट अगेन। इतना बोलते ही वजीर ने आओ देखा न ताओ कबीर को पागलों की तरह पीटना चालू कर दिया। साहब ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए कबीर बाबा को। मैं इसे ही खत्म कर दूंगा। ना ये पैदा होता, ना हमारे घर में ये हाउंडे नाम की बला आती। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है हमारी। मार डालो मुझे। मार डालो। वजीर बिल्कुल किसी सनकी इंसान की तरह कबीर का गला दबा रहा था। रुक्मिनी मोमो को रो रो कर आवाज देने लगी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी वहीं विधि आ गई और आते ही जो उसने देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वजीर! विधि दौड़ते हुए कबीर के पास आई और वजीर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वजीर, पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे थे? मार डालते तुम कबीर को। कबीर जो अब तक हंस रहा था, विधि को देखते ही रोने लगा। बेटा, नहीं रोते। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। टुक 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 टुक, नहीं टुक टुक। विधि के हाथ में बिल्कुल टुक टुक जैसे दिखने वाली गुड़िया थी। उसका आकार थोड़ा बड़ा था और वो एकदम लाल रंग की थी। कबीर टुक टुक को देखते ही चुप हो गया। रुक्मिनी, तुम कबीर को गार्डन में ले जाओ, उसके साथ थोड़ा खेलो, फिर तुम किचन की सफाई करके घर चली जाना। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आज रात को यहीं रुक सकती हूँ। मोमो भैया भी बीमार है ना, और साहब की भी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। फिर कबीर बाबा भी। रुक्मिनी, तुम फिलहाल कबीर को बाहर ले जाओ। जितना बोला है अभी उतना करो, बाद में जैसा होता है मैं खुद बता दूंगी। वजीर का शरीर अभी भी गुस्से से कांप रहा था। वो एकटक किचन के कोने में देखे जा रहा था। विधि खुद भी गुस्से से आंख बबूला हो रखी थी। उसका मन तो वजीर की तरफ देखने को भी नहीं हो रहा था। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, वजीर, आई थिंक तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाना चाहिए। अपने घर? व्हाट डू यू मीन? जगदलपुर। जगदलपुर? व्हाट? विधि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले तो तुम अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए ना किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, और मेरी फिक्र करना बंद करो प्लीज। मुझे तुम्हारी नहीं, कबीर की फिक्र है। You were about to kill him. हाँ, मैं ही हूँ सारे मुसीबत की जड़। ओके, ऐसा करता हूँ, मैं खुद को ही खत्म कर देता हूँ। और तुम्हारी अहोंडे का आदेश भी तो यही है ना, उसे बलि चाहिए थी ना। वजीर बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। उसने किचन के शेल्फ पे पड़ी एक नाइफ को उठा लिया और अपने गले पे लगा दिया। मार ही डालूंगा मैं आज खुद को, बस हो गया, मैं मार डालूंगा। विधि की चीख सुनकर मोमो अचानक अपने कमरे में उठ के बैठ जाता है। उसका बुखार अब कुछ हल्का लग रहा था, मगर उसका सर अब भी भारी था।
इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे एक बार फिर से विधि की चीखने की आवाज सुनाई देती है। पागल हो गए हो तुम वजीर? ये तो विधि है। वो जल्दी जल्दी चप्पल पहन के आवाज की तरफ भागता है। उसकी नजर विधि पे पड़ती है, जो वजीर के हाथ से चाकू छुड़ाने की कोशिश में लगती है। वजीर, ये क्या कर रहे हो? मोमो जल्दी से आके वजीर के हाथ से चाकू छीन लेता है। तभी चाकू का एक कोना उसके अंगूठे में लग जाता है और तेज धार के साथ खून बहने लगता है। मोहम्मद, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? उनको हमारा ठिकाना पता लग गया है विदिशा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। तुम बस अपने बच्चे की हिफाजत का सोचो। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो तीर लगा है, कितना खून बह रहा है। ऐसे तुम कैसे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मदद के लिए देखती हूँ। पागल मत बनो विदिशा, तुम्हारा यहाँ से निकलना जरूरी है। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। अब ज्यादा देर मत करो। ये कहते हुए उसने अपने मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा डाला और तेजी से वो तीर खींच के बाहर निकाल दिया। मोहम्मद की चीख पहाड़ी के कोने कोने तक गूंज गई। विदिशा ने तुरंत मोहम्मद के घाव पे जड़ी बूटियों का लेप लगाया और एक सफेद रुमाल से उसकी पट्टी कर दी। मोहम्मद को थोड़ी राहत मिली। उसने विदिशा की ओर काफी प्यार से देखा। काश तुम ओजस से नहीं, मुझसे मिलती, एक ऐसे लम्हे में जहां हमें यूं छुप छुप कर ना रहना पड़ता। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा विदिशा, तुम मेरा इंतजार करना। विदिशा की आंखों में आंसू थे। उसका दिल भी मोहम्मद को अलविदा करने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें ना पहाड़ी के नीचे ढोरा मिलेगा। अब ढोरा मेरा बचपन का दोस्त है, वो तुम्हें मेरे घर तक पहुंचा देगा। वहां बस मेरी माँ है और आसपास कुछ मुर्गियां। मेरे ख्याल में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जल्दी करो विदिशा, जाओ। इस उलझी हुई जिंदगी में तो मैंने अपने बच्चे का नाम भी नहीं रखा। आज ही 1 महीने का हो जाएगा। जाते जाते मेरे बच्चे का नाम तुम क्यों नहीं रख देते हो मोहम्मद? कबीर। कबीर? मेरा कबीर? कबीर एब्बी सिंह। विदिशा अपने बच्चे को लेकर पहाड़ी से जल्दी जल्दी उतरने लगती है। ढोरा मोहम्मद की बताई हुई जगह पे उसका इंतजार कर रहा होता है। विदिशा के आते ही वो उसे एक सफेद रंग का जोड़ा देता है। इसे पहन लो, इस जोड़े में तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। विदिशा जल्दी जल्दी उस सफेद जोड़े को पहन लेती है और कबीर को अपने सामने की पोटली में छुपा कर रख देती है। विदिशा अपने आंखों के नीचे मोटा मोटा काजल बना लेती है और एक लोहे से अपने माथे पे एक तिकोना आकार गढ़ लेती है। वो अब बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। ढोरा उसे घोड़े पे बिठाकर तेजी से वहां से निकल पड़ता है। उस वक्त ओजस के सभी आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। हर राहगीर को रोक रोक के उसे उसका नाम, कबीला और उसके कबीले के राजा का नाम पूछ रहे थे। उन्होंने ढोरा को भी रोका। कौन है ये? मेरी बीवी है, इसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं इसे हकीम के पास ले जा रहा हूँ। शक्ल दिखाओ अपनी। पानी, पानी। बस्ते में क्या है? अब बस कुछ खाने पीने की चीजें हैं, हमें जाने दीजिए। मेरी बीवी मर जाएगी नहीं तो। चुप, जितना पूछा है उतना बता। जी जी। चलो ये पोटली खोलो। विदिशा की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। उस पोटली में कबीर सोया था। हर हाल में वो उनको वो पोटली खोलने नहीं दे सकती थी। उसके माथे पे पसीना उभर आता है। तभी विदिशा को जोर से चक्कर आता है और तभी वो धड़ाम से घोड़े से गिर पड़ती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। विद्रित। ढोरा बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाता है। ओजस के आदमी उसे और गहरी शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं। ढोरा किसी तरह बात पलटते हुए बोलता है, विद्या, विद्या क्या हुआ तुम्हें? मेरी विद्या, आंखें खोलो। ए, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। चलो दिखाओ पोटली में क्या है। जाने दे उनको। तू कौन है? अब उस आदमी का ध्यान पूरी तरह से भटक चुका था। उसकी नजर अब एक लंबे चौड़े कद काठी के इंसान पे थी, जो ठीक ढोरा के पीछे एक सफेद रंग के घोड़े पे सवार था। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो किसी कबीले का राजा हो और काफी दूर का सफर तय कर कर आया हो। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे। उसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा था और उसके गले में एक स्याह निशान था, जैसे किसी तेज धारदार चीज से उसे उभारा गया हो। ढोरा ने इस मौके का फायदा उठाया और विदिशा को जल्दी से घोड़े पे सवार होने का इशारा किया। कौन हो तुम? विदिशा की नजर थोड़ी देर के लिए अहिगा पे पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही विदिशा ढोरा को धीरे से बोलती है, जल्दी करो ढोरा, यही मौका है।
तभी ओजस के आदमी की नजर विदिशा और ढोरा पे पड़ती है। वो भाग रहे हैं, हमला करो उन पे। इसके पहले कि ओजस के आदमी विदिशा के ऊपर हमला करते, अहिगा तुरंत एक तीर निकालकर उस आदमी की आंखों की तरफ तान देता है। तीर सीधा उसके आंखों पर लगता है। पहाड़ी पे एक जंग जैसा माहौल उखड़ आता है। सैकड़ों तीर एक दूसरे के सीने को लहूलुहान करना चालू कर देते हैं। तभी अहिगा एक बार फिर से तीर ताने हुए जोर से कहता है, मैं हूं अहिगा, सुमेर का राजा। विधि मोमो के हाथ से बहता खून देखकर बेहोश हो गई थी। वो मन ही मन कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मोहम्मद, मोहम्मद बचो। वजीर का गुस्सा अब थोड़ा शांत हो चुका था। वो विधि को एक अनजान नाम मोहम्मद बड़बड़ाते हुए सुनकर डॉक्टर ढांडा को ढूंढने के लिए उनके केबिन जा पहुंचा। मोमो भी उसके पीछे पीछे भागा। उसके हाथ से भी खून बह रहा था, लेकिन उसने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की। इस वक्त उसके दिमाग में विधि की सलामती के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था। ठीक इसी वक्त डॉक्टर ढांडा को कुछ ऐसा मिल गया था कि उसे देखकर उनकी आंखें विश्वास से चमक उठी थी। वजीर और मोमो को अपने कमरे के पास देखते ही उन्होंने अपने पास बुलाया। इधर आओ, तुम दोनों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर ढांडा, अब विधि। वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो। अब लेकिन वो बेहोश पड़ी है, उसे आपकी जरूरत है। मैंने कहा ना मोमो, वो बिल्कुल ठीक है। उसका शरीर बस सो रहा है, उसका दिमाग बिल्कुल अलर्ट है। शी इज इन अ स्टेट ऑफ स्लीप पैरालिसिस, ओके? ये बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन है। शी इज जस्ट इन अ रेम स्लीप मोड, ओके? इफ यू गो एंड टच हर, शी विल वेक अप इमीडिएटली। मगर डॉक्टर ढांडा, आप तो उससे मिले भी नहीं हो। आप उसको बिना देखे इतना कंफर्म होके कैसे कह सकते हैं कि विधि बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हें शायद बहुत अजीब लगे। इनफैक्ट तुम्हारा सच और झूठ से भी भरोसा उठ जाएगा। बट आई बिलीव बोथ ऑफ यू विल टेक दिस विद मैच्योरिटी एंड हेल्प मी इन माई प्रोसेस। What is it? तुम दोनों अभी विधि के सपने में हो। सुबह होने में अभी 1 घंटा बाकी है। What? ऐसा कैसे हो सकता है? You heard me right. Some people develop mental health conditions like necrolepsy, जहां उनको ड्रीम और रियलिटी डिस्टिंग्विश करने में काफी मुश्किल होती है। मैंने एक ऐसी कंडीशन से मिलती जुलती थेरेपी विधि के लिए डिजाइन किया, जहां उसको अपनी सारी नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटीज के आउटलेट उसके ड्रीम में मिल जाएंगे। एंड वजीर, यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरिंग एंड केयरफुल विथ हर। उसका ट्रस्ट तुम में धीरे धीरे लूज हो रहा है। शी फील्स दैट यू माइट किल कबीर। What? इसका मतलब? यस, इसका मतलब कबीर बिल्कुल सेफ है और विधि अब भी अपने कमरे में सो रही है। और फिर वो मेरा उस खजूर के पेड़ के अंदर जाना, वो सब क्या था? Is that also a part of your therapy? Partially, yes. What do you mean? Is there anything true about all of this? Yes, मैं 2 दिन से लगातार उस चिप में मिली इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा हूँ। एंड एवरी टाइम आई रीड इट अगेन देयर इज सम न्यू इन्फॉर्मेशन। बट एक बात तो साफ है, तुम्हारा विधि के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। उसको ही कंफर्म करने के लिए मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की सो दैट वी कैन गो टू दैट प्लेस एंड रिसर्च मोर केयरफुली। बट आई गेस इस पूरी प्रोसेस के दौरान विधि की आंखें खुल गई। आई गेस रुक्मिनी केम होम ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरप्शन तुम कुछ देर उस सिचुएशन में अटक गए। Honestly, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। It's all too much. सेम हियर मिस्टर ढांडा। आई होप आप मजाक नहीं कर रहे हो। Why would I? क्या है ये सब? अब मोमो, आई एम गोइंग आउट फॉर अ स्मोक। आई बैडली नीड वन। यू वांट टू जॉइन? But don't forget, this time right now is also a part of a dream. ओह गॉड। और हम कब तक इसी लूप में रहेंगे? Until Vidhi wakes up. And currently मैंने उसे जो सेडेटिव दिया है वो 2 दिन में एक बार जागेगी. And 2 days are about to get over. It's already 3:45 AM right now. And trust me, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. How will I manage my work and my normal routine? It's all so messed up. उसकी फिक्र तुम मत करो. Vidhi won't be dreaming about you constantly, okay? Her characters would keep changing and उसके according you will be moving in and out of her dream space. अच्छा, by the way, we are going to smoke in reality or dream? मोमो ने मूड को थोड़ा हल्का करते हुए कहा. उसकी बात सुनकर वजीर और डॉक्टर ढांडा को भी हंसी आ गई. कबीर, गुड मॉर्निंग बेबी. कबीर कहाँ है? अरे बाबा, कभी कभी कबीर के अलावा हमारी भी खैरियत पूछ लिया करो. ओहो वजीर,
ओफो, ये रहा कबीर। मैंने उसको थोड़ी देर के लिए तुमसे दूर किया और खुद को तुम्हारे पास ले आया, और तुम हो कि कबीर कबीर कबीर। अरे अब तुम कबीर से जलोगे, भूलो मत, वो तुम्हारा भी बेटा है। हाँ, वो मेरा भी बेटा है और मैं भी उसका असली बाप हूँ। जैसे उसको तुम चाहिए हो हर वक्त, मुझे भी तो तुम मेरे पास चाहिए हो हर वक्त। वाओ, आज तो यू आर क्वाइट पर्सिस्टेंट। इज एवरीथिंग ओके? So I can't bother my wife for a morning kiss now, ऑफ कोर्स यू कैन, पर उसके पहले आई किस माय कबीर फर्स्ट। विधि वजीर को इग्नोर करके नींद में बेखबर कबीर के सिरहाने आ गई और उसको बहुत प्यार से अपने गोद में उठा लिया। विधि उसे आंखें भर कर देख रही थी। तभी वजीर ने फिर से चुप्पी तोड़ी। तो फिर मैं जाता हूँ। हाँ, मेरे पास गिव मी अ हग। किस विस छोड़ो, तुमने मुझे ठीक से हग भी नहीं किया काफी दिनों से। इतना दूर तो रहते हो मुझसे। अरे ये लो, आ गया। विधि वजीर को हक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे वजीर के गले पे एक मार्क नजर आता है जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। वजीर, ये तुम्हारे गले पे? या यू कैन किस मी देयर टू। अरे वजीर, मेरा मतलब ये नहीं है। अब व्हाट इज दिस थिंग ऑन योर नेक? माय नेक? होगा कुछ, लीव इट, यू जस्ट फोकस ऑन द हग राइट नाउ, ओके। विधि वजीर के गले लगती है, मगर उसका ध्यान कहीं और था। फिर कुछ सोच के वो बिस्तर से उतरकर आईने के पास जाती है। वजीर, हाँ बेबी। आई हैव चेंज्ड अ लॉट। आई फील वेरी टायर्ड। मेरी पूरी लाइफ मुझे बहुत मुश्किल लगने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई डबल रोल का कैरेक्टर निभा रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, आई बैडली रिमेम्बर कब मैं सो जाती हूँ और कब जाग जाती हूँ। लाइक आज का डेट क्या है? आई हैव नो आइडिया। तुम बिल्कुल ठीक हो, ओके? और ये सब मत सोचो, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। वाओ, और तुम और इतने पेशेंट। ऐसा क्या हो गया रातों रात? जाओ, तुम्हें तो बस सवाल ही करना है। वजीर का इतना बोलते ही विधि मुस्कुरा के उसके पास जाती है और उसे एक बार फिर से गले लगा लेती है। दूसरी तरफ गार्डन में बैठा मोमो एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके हाथ में अब कोई चाकू से कटने का निशान नहीं था, बल्कि एक ऐसी चोट का निशान था जो तीर लग जाने से आता है, जो उसके हथेली पे ऐसे उभर आया था जैसे अभी अभी लगा हो। उसमें से हल्का हल्का खून भी रीस रहा था। किस सोच में डूबे हो मोमो? ये चोट ये कब हुआ? लेट मी हैव अ लुक। आपको एक हैरानी वाली बात बताऊं? क्या? मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। इस चोट का दर्द तुम्हें नहीं, मोहम्मद। राइट। बाय द वे, मैं आपको कुछ बताने वाला था। क्या? मैं कल की फ्लाइट से स्पेन जा रहा हूं और फिर वहां से इराक जाऊंगा। बट I just got a mail today from the cult members. और हाँ, I also need this break. Plus I need to now explore my own past. मेरे बहुत सारे सवाल हैं। वैसे भी गुरु अहुस्का ने पहले भी कई बार मुझे बुलावा भेजा है, और इस बार अगर मैं नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ओके, तुम्हारी मर्जी है। और हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे कहने पर आया था, और अब अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं ये थेरेपीज अकेले कैसे करूँगा? आई विल ऑल्सो लीव इन अ वीक्स टाइम देन। मोमो और डॉक्टर ढांडा गार्डन में बातें करने में बिजी थे कि तभी उनको एक अजीब सी चीख सुनाई दी। पहले वो चीख काफी दूर से सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो चीख नजदीक से आती महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई औरत जोर जोर से रोते हुए मदद के लिए आवाज दे रही हो। और देखते ही देखते गार्डन में खड़े सभी पेड़ पौधे पल भर में जड़ से उखड़ गए। हवा इतनी तेज थी जैसे सब कुछ उड़ाकर नाश कर देगी। ये क्या हो रहा है? तभी मोमो जहां खड़ा था ठीक उसके नीचे जमीन में एक हलचल हुई और उस जगह को चीरते हुए एक झिलमिलाता हुआ आकार बाहर निकल के आया। गहनों से सजा धजा वो आकार बिल्कुल पानी की तरह बेरंग था, मगर उसका रूप एक औरत का था। उसके जिस्म पे कहीं कहीं लाल धब्बे थे। मोमो और डॉक्टर ढांडा के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे, और उसके पहले कि वो कुछ समझ पाते उस आकार ने पूरी तरह से एक लड़की का रूप ले लिया। महज 19-20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। आउंदे नाम है मेरा। डॉक्टर ढांडा और मोमो इसके पहले कुछ समझ पाते उनके आसपास की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। आहुंडे का जीता जागता रूप उनके सामने ऐसे आ खड़ा हुआ था जैसे उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था।
मोमो जल्दी से विधि को बुलाने घर की तरफ भागता है। विधि, विधि बाहर आओ। मोहम्मद, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? तुम कौन हो? विधि, विधि। क्या विधि विधि लगा रखे हो भाई? ओ गॉड, ये सब क्या हो रहा है? फोन, मेरा फोन कहाँ है? आई विल कॉल वजीर। मोमो को तुरंत रियलाइज होता है कि उसका फोन तो गार्डन में ही छूट गया था। वो भागता हुआ वापस आता है और अपने फोन को ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो वापस आता है तो उसे डॉक्टर ढांडा आसपास कहीं नजर नहीं आते। मोमो की घबराहट आसपास का नजारा देख के और बढ़ जाती है। अब ये डॉक्टर ढांडा कहाँ चले गए? मोहम्मद, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरा नाम मोमो है, आप किसको ढूंढ रही हैं? नुसरत मोमो को थोड़ी देर हैरानी से देखती है, फिर थोड़ा मुंह बनाकर आगे जाने लगती है। तभी मोमो को कुछ ध्यान आता है और वो उसे आवाज देता है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? फोन? नुसरत के मुंह पे हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसके गार्डन में एक पीले रंग का रुमाल जैसा कपड़ा था। उसने उससे अपना मुंह हल्के से ढका और आगे बढ़ने लगी। अजीब औरत है, पहले तो मुझे मेरे पहले नाम से आवाज दे रही थी, अब मैंने मदद मांगी तो मुंह छुपाकर भाग रही है। वो लड़की, वो कहाँ गायब हो गई? मोमो फिर से गार्डन की तरफ मुड़ा, मगर उसका एक एक कदम उसे एक अनजानी राह पे ले जा रहा था। वो जगह एकदम से अलग लग रही थी। वहीं से कुछ दूरी पर कुछ बकरे बकरियां घास चर रहे थे और दूर एक पहाड़ के नीचे कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। पता नहीं विधि कहाँ है और डॉक्टर ढांडा भी मालूम नहीं कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। तुम यहाँ, और तुम यहाँ ऐसे कैसे छुप कर बैठी हो? मेरी मदद करो। लेकिन तुम हो कौन? सच सच बताओ। आउंडे। बकवास मत करो, सच बोलो, तुम कौन हो? वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद करो। मोमो अपना सर पकड़ के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके सामने आहूंडे भी आकर बैठ गई। उसके जिस्म पे हजारों घाव के निशान थे जिसमें अब मक्खियां लग रही थी। आहूंडे का आधा शरीर एकदम खोखला लग रहा था, जैसे उसे किसी ने जिंदा जला दिया हो, मगर तब भी उसके चेहरे पे एक अजीब सा आकर्षण था, एक अलग ही सुंदरता। क्या सोच रहे हो? प्लीज लीव मी अलोन। चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हें इतनी दूर यहाँ बैठने के लिए थोड़ी बुलाया है। मतलब? सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। तभी वहां पे नुसरत फिर से आ जाती है और मोमो को किसी और औरत से बात करता देख थोड़ा मुंह बना लेती है, मगर जब उसकी नजर उस औरत की हालत पे पड़ती है तब उसका दिल थोड़ा सा पिघल जाता है। कौन हो तुम? अरे तुम फिर से आ गई। ये जली भुनी औरत कम थी कि तुम फिर आ गई मुझे परेशान करने। मैं तुम्हें नहीं, इस बेचारी लड़की से पूछ रही हूँ। अरे रो मत, मुझे बताओ तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवाने का इंतजाम करवा दूंगी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा तुम्हें? मोमो एकदम इरिटेट होकर इन दोनों औरतों की बात सुन रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पे पड़े अपने फोन पर गई। वो तुरंत अपने फोन की तरफ लपका। शेट शेट शेट, इसका तो स्क्रीन का एकदम चकनाचूर हो चुका है। फक मैन, फक। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? सुनो बाजी, यहाँ कहीं पर फोन रिपेयर करने की दुकान मिलेगी क्या? बाजी, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मोहम्मद। खैर, अभी ये सब छोड़ो और इसे मेरे साथ कुटिया के अंदर ले जाने में मदद करो। इसे इलाज की जरूरत है। मोमो को अब इतना जरूर समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। खैर, उसने कुछ सोचा और नुसरत की मदद से आहूंडे को अपनी गोदी में उठाया और एक कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। एक लगभग 60-65 साल का आदमी जिसकी दाढ़ी एकदम सफेद थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। लोग उसे दादश कहकर बुलाते थे। वो अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बूढ़ा लगता था, लेकिन ऐसा कहते थे कि उसके इलाज से लोग मौत के मुंह से भी बाहर चले आते हैं। फिलहाल वो कुछ जड़ी बूटियां कूटने में मशरूफ था। दादश, बोलो। इधर देखें। दादश ने अपनी नजरें उठाई और कुटिया के दरवाजे की तरफ देखा। उसके सामने खून से लथपथ अधमरी हालत में आहूंडे गिरी पड़ी थी। उसके चेहरे पे चिंता झलक आई। उसने तुरंत नुसरत की तरफ इशारा किया। मोहम्मद, चलो इसे उठा के घाट पे रखने में मेरी मदद करो। हाँ श्योर। नुसरत, जाओ जाके मेरे लिए कुछ कुमारी और मंडूक परनी के पत्ते तोड़ लाओ। और तुम इधर आओ,
इसकी चोट की सिलाई करने में मेरी मदद करो। क्या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, जल्दी करो। मोमो की तो समझ में वैसे भी कुछ नहीं आ रहा था। एक अनजानी जगह और अनजाने लोग जो उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कब से जानते हों, और एक वो था जिसे किसी की पहचान तो दूर, अब खुद की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। बताएं मुझे क्या करना है? इसके मुंह में लकड़ी डालो, हमें इसके घाव सिलने हैं। ये कैसा इलाज करने का पुराना तरीका है? हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं ना। चलो लकड़ी डालो। अजीब लोग हैं, कोई सुनता ही नहीं। मोमो ने अहोंडे के मुंह में लकड़ी डाल दी। अहोंडे की कराने की आवाज अटक अटक के निकलने लगी थी। ढाढस ने उसका एक एक घाव सिलना शुरू किया। आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे में तो उसकी जान चली जाएगी। हम इस लड़की को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? अहोंडे ने एक नजर मोमो की तरफ डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी जली हुई उंगली उठाकर दीवार के एक कोने पे इशारा किया। पीछे देखो। ये मुझसे क्या कहना चाह रही है? उसने कुछ सोचते हुए दीवार की तरफ जहां अहोंडे की उंगली इशारा कर रही थी, उसकी नजर एक पुराने कैलेंडर जैसे दिखने वाली चीज पे पड़ी थी, जिसे देखकर मोमो के होश उड़ जाते हैं। 22 दिसंबर 1523। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम सचमुच में अहोंडे हो? मगर अहोंडे तब तक बेहोश हो चुकी थी और अब मोमो को घबराहट के मारे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसकी नजर एक बार फिर से खाट पे पड़ी अहोंडे पर पड़ती है और वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है। उसने पहली बार अहोंडे को उसके असली रूप में देखा था, लेकिन एक ऐसे समय में जो उसके समय से 500 साल पहले घटा था। अब तक उसे अहोंडे के बारे में जो भी पता चला था, वो या तो उसे विधि, या तो अपने कल्ट, या अपने खुद के रिसर्च से पता चला था। और कभी कोई अहोंडे की घटना को 100 साल पहले कहता था, तो कोई कुछ और। अब तक की सभी किताब, सभी तंत्र मंत्र गलत साबित हो चुके थे और एक नया सच मोमो के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो भी अहोंडे का कोई रूप नहीं, अहोंडे खुद। मुझे इस समय के चक्र से बाहर निकालो। चिल्लाओ मत मोहम्मद, अभी अभी उसे थोड़ा आराम मिला है। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मुझे पता है। क्या मतलब? यही कि तुम दूसरे कबीले जाके मुझे भूल गए हो, और सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम तो अपने दादश को भी नहीं पहचान पा रहे। नुसरत बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचने के बाद दोबारा बोलती है। क्या तुम्हें सच में तुम्हारे अपने बाबा याद नहीं है? हो ना हो, तुम पे पक्का किसी ने जादू टोना किया है, जो तुम ऐसे अपने गरीब कबीले को भूल गए। तुम पे भी ओजस की तरह हुकूमत की भूख सवार हो चुकी है। ओजस? हाँ, वही ओजस जिसने उस बेचारी को मौत के हवाले कर दिया। मैंने सब पता लगा लिया है। और हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हें किसी और कबीले की रानी से प्यार हो गया है। अच्छा, तुम्हें सब पता है तो मेरा घर कहाँ है ये भी बता दो। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? यही तो है तुम्हारा कबीला, और वो रही तुम्हारी कुटिया। अब ये मत कहना कि तुम्हें अपनी माँ बहन भी पहचान में नहीं आ रही। डेफिनेटली नॉट। खुद में बड़बड़ाता हुआ मोमो नुसरत की बताई हुई कुटिया की दिशा में चल पड़ता है। वहाँ कुछ मुर्गे मुर्गियाँ फड़फड़ा रहे थे और उसकी माँ उन्हें दरबे में बंद करने की कोशिश कर रही थी। वो बिना कुछ कहे सीधा अपनी कुटिया के अंदर चला गया, जहाँ कोई और उसका इंतजार कर रहा था। मोमो की जैसे ही उससे नजर मिली, वो एकदम से चौंक गया। मोहम्मद, तुम? मुझे तो लगा था अब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। इसके पहले कि मोमो कुछ समझ पाता, विदिशा ने उसे जोर से गले लगा लिया। रानी विदिशा बाहर आई है। विदिशा मोमो को खुद से अलग ही नहीं कर रही थी। 2 मिनट के लिए उसने अपने बेटे कबीर के रोने को भी अनसुना कर दिया। मोमो ने झिझकते हुए धीरे से उसे खुद से अलग किया। उसके कानों में भी किसी की रानी विदिशा पुकारने की आवाज पहुंची। अरे ढोरा, तुम? ये देखो कौन है यहाँ। अब रानी विदिशा, आप वो सब छोड़ें, अब हमारे साथ चलने की तैयारी करें, जल्दी। मगर क्यों? अब तो मोहम्मद भी यहाँ। मोहम्मद? ओफो, तुमने हड़बड़ी में अपने भाई को ही नहीं देखा। ढूरा कुटिया का पर्दा हटाकर अंदर आता है और खाट पे बैठे मोमो को देखकर चौंक जाता है। मोहम्मद, आप यहाँ? मगर आप तो हाँ, हेलो। मतलब आप यहाँ कैसे पहुँचे? पता नहीं,
खैर वो सब छोड़ें, जल्दी करें, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अहिगा ने ओजस के पूरे कबीले को बर्बाद कर दिया है और ओजस को बंदी बना लिया है, और उसने एक शर्त भी रखी है। कैसी शर्त? उस दिन जब मैं रानी विदिशा को लेकर पहाड़ी से ऊपर कबीले की तरफ जा रहा था ना, तब ओजस के आदमी ने हमें पकड़ लिया था। फिर वो हमें जान से मारने पे उतर आया था। उनकी आंखों में खून सवार था और तभी वहाँ पे सफ़ेद घोड़े पे सवार अहिगा आ गया। उसने अपने आप को सुमेर का राजा बताया। एक तरह से अगर आज हम जिंदा हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। तो इसमें घबराने वाली बात क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि तुम और ये औरत अब भी जिंदा हैं। आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं जैसे ये सब आपको बहुत अजीब लग रहा है? मुझे तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। अहिगा ने रानी विदिशा को ढूंढने का ऐलान कर दिया है। वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। कमरे में बैठी विदिशा ये सब गौर से सुन रही थी, और जैसे ही उसने अहिगा की ये शर्त सुनी, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी जिंदगी का फैसला वो अकेले कैसे कर सकता है? मैं रानी विदिशा हूँ, राजा इकिर की बेटी। आप देर ना करें, हमें यहाँ से निकलना होगा। अहिगा ने ओजस के कुछ आदमियों को अपने पक्ष में करके एक बड़ी सेना तैयार कर ली है, और वो किसी भी वक्त हमारे कबीले की तरफ आता होगा। आप एक मिनट, मगर नुसरत ने कहा था कि ये गरीब कबीला है, इसमें अहिगा को क्यों दिलचस्पी है? अहिगा को विदिशा चाहिए और साथ ही सभी कबीलों पे उसकी हुकूमत। राजा इकीर का भी कबीला अब उसी के कब्जे में है। क्या मेरे पापा भी अब उसके? जी, आपके बाबा को भी अहिगा ने बंदी बना लिया था, मगर जब उसे मालूम पड़ा कि आप राजा इकीर की बेटी हैं तो उसने कुछ समझौता करके उन्हें आधी हिस्सेदारी दे दी। मोमो अब कुछ समझने लगा था। अचानक ही उसके हथेली पे लगे तीर से चोट गहरी होने लगी और उसमें दर्द बढ़ने लगा। ये कैसे पॉसिबल है? इसमें तो मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। फिर अब मोहम्मद, तुम्हारे हाथ से काफी खून बह रहा है। डोरा, जल्दी से कहीं से पानी ले आओ। लेकिन मोमो विदिशा की सुने बगैर दादश की कुटिया में गया, जहां दादश कुछ जड़ी बूटी का लेप अहोंडे के घाव पे लगा रहा था। दादश, इस चोट को जल्दी से गर्म चाकू से दागना होगा। ये तुम्हें कब लगी? आप प्लीज देरी ना करें। तुमने कुछ नई भाषा सीख ली है मालूम पड़ता है। दादश ने मोमो के मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा डाला और उसकी हथेली को एक गरम चाकू से दाग दिया। मोमो की एक तेज चीख निकल आई। चोट दगवाने के बाद मोमो ने खुद से ही उसकी पट्टी की और कुटिया से बाहर निकल गया। जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकला, अहोंडे के जोर जोर से चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसे होश आ चुका था। बचाओ बचाओ, वो मुझे मार डालेगा। जाओ मोमो जाओ, अहोंडे को बचाने का वक्त आ गया है। मोमो को अब ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जगह में हमेशा से रहा हो। उसने अपने कुटिया के पास बांधे हुए घोड़े को खोला और फौरन उस पे सवार होकर कबीले से बाहर निकल गया। वो इस रफ्तार से घोड़ा दौड़ा रहा था जैसे वो कोई पुराना घुड़सवार हो। जाते जाते उसने ढोरा को विदिशा और अहोंडे की हिफाजत करने को कहा। अहोंडे इस कबीले में? मगर कैसे? वो तो मर गई थी। मोमो ने विदिशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी सांस ली और वहां से निकल गया। मोहम्मद नाम है मेरा। मोमो घोड़ा दौड़ाते हुए अपने कबीले से थोड़ी दूर आ पहुंचा था। उसने देखा कि पहाड़ी के नीचे कई घुड़सवार खड़े थे। जंग के बाद जो शांति होती है, ऐसा ही कुछ माहौल उधर था। कई घोड़े जख्मी पड़े थे और खून से लथपथ कुछ लड़ाकू। तभी मोमो की नजर एक ऊंचे बने लकड़ी के तख्त पर पड़ी, जहां अहिगा गुस्से में एक खाट पर बैठा था। उसकी आवाज दूर दूर तक पहाड़ी में गूंज रही थी। अहिगा के साथ चालाकी, तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ओजस। अहिगा ने पास खड़े एक लड़ाकू का गला जोर से पकड़ लिया और उसे गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। बताओ मुझे, वो कैसे तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर चला गया? अहिगा गुस्से में जोर जोर से चीखने लगता है। तभी कुछ लड़ाकुओं की नजर दूर खड़े ये सब नजारा देखते मोहम्मद पे पड़ती है। अहिगा, ये शायद ओजस के आदमी हैं। पकड़ो इसे, पकड़ो, बंदी बनाओ इसको। कुछ लोग जबरदस्ती से मोमो को घोड़े से नीचे धक्का मार देते हैं। उसे उसके हाथ को पीछे से बांध देते हैं और घसीटते हुए अहिगा के पास ले जाने लगते हैं। मोमो को जोर से घसीटा जा रहा था, मगर उसे एक अलग तरीके की सहन शक्ति महसूस हो रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अहिगा को घूर कर देखा। दूर खड़े अहिगा की नजर भी उस पर पड़ी। उसके हाथ खोल दो। अहिगा, मगर जितना कहा है उतना करो। अहिगा के लड़ाकू ने मोमो को आजाद कर दिया। तुम जो कोई भी हो, मेरे पास आओ।
मैं हूं मोहम्मद, मिस्रा का होने वाला राजा। मुझे तुम्हारी चाह और लालच पसंद आई, मगर मिस्रा तो मेरा योग्य रहेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसके कुछ टुकड़े तुम्हें और तुम्हारे उस ओजस को दान कर सकता हूँ। मोमो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने ये बात नहीं कही हो, किसी और ने उससे कहलवाई हो। मोमो ने मुस्कुराते हुए अहीगा की तरफ देखा। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूं तो? अहीगा को किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि ओजस अभी कहाँ है, और अगर तुमने जरा भी देर की तो विदिशा तुम्हें इस जिंदगी में तो कतई नहीं मिलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ छुपाया है तुमने ओजस को? तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो अहीगा। दूसरी तरफ ओजस अपने लड़ाकुओं के साथ मोहम्मद के कंज कबीला पहुंच चुका था। उसने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दी थी। मोहम्मद की माँ, जो ज्यादातर खामोश रहती थी और अब तक चुपचाप विदिशा को बिना जाने पहचाने अपने कुटिया में पनाह दे रखी थी, अपने कबीले को बर्बाद होता देख उसका खून खौल उठता है। उन्हें एक पल के लिए विदिशा पे तेज गुस्सा आया। ये सारी तबाही की जड़ उन्होंने विदिशा को माना, मगर उसको अपने बेटी की अमानत मान फिलहाल उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। उन्होंने उस कुटिया के अंदर एक गुप्त जगह टटोली और उस पर रखी कालीन को हटाया। कालीन के हटते ही जमीन में दफन एक चमचमाता हुआ संदूक विदिशा को दिखा। वो संदूक इतना बड़ा था कि आराम से उसमें 5-10 लोग छुप सकते थे। तुम इस संदूक के अंदर छुप जाओ। मगर आप? मैंने काफी जंग देखी है और काफी जंग लड़ी भी हैं। मुझे ना तो ओजस के गीदड़ लड़ाकुओं का खौफ है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी राजा आइकर की बेटी हूँ। जंग तो मैंने भी देखी है, आज लड़ भी लूंगी। जिद मत करो, तुम अभी अभी माँ बनी हो, अपनी नहीं तो कबीर की फिक्र करो। तभी विदिशा और मोहम्मद की माँ को अपने कुटिया के बाहर हलचल महसूस हुई और कुछ ही पल में एक लड़ाकू खून सा सना हुआ चाकू लिए कमरे में घुस गया। मगर ढोरा ने 2 मिनट में उस लड़ाकू को पीछे से धक्का मारकर उसका सीना चीर दिया। ढोरा, बचो, तुम्हारे पीछे। ढोरा के पीछे कोई और नहीं बल्कि ओजस खड़ा था। उसके मुंह पे एक शातिर मुस्कान थी और उसने विदिशा की तरफ एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए ढोरा के पीठ में चाकू घोंप दिया। विदिशा के हाथ पैर डर के मारे फूल चुके थे। उसने अपने नजर के सामने मोहम्मद के खास दोस्त ढोरा को मरते हुए देखा था। अब तक वो जिससे भाग रही थी वो उसके सामने था। ओजस धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ विदिशा के करीब पहुंचने लगा। उसके हाथ में चमचमाता चाकू अब खून से भर गया था। वहीं दूसरी तरफ उसके लड़ाकू अहोंडे की कुटिया में भी आतंक मचाने लगे थे। दादश अकेले उन सब से लड़ रहे थे। अब तक ओजस के कई आदमियों को उन्होंने मार गिराया था और अपनी फिक्र किए बिना अहोंडे की हिफाजत में लगे थे। तभी एक अजीब सी रोशनी पूरे कुटिया में फैल गई। धीरे धीरे करके अहोंडे का एक घाव खुद ब खुद भरने लगा। इस जादुई खेल को दादश समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर रोशनी इतनी तेज होती जा रही थी कि अब उनको अहोंडे भी ठीक से नजर आना बंद हो चुकी थी। कुछ ही पल में अहोंडे कुटिया के बाहर आ चुकी थी। उसने धीमी आवाज में बोला, विदिशा, तलवार उठाओ। ये कैसी आवाज थी? कौन मुझसे बात कर रहा है? तलवार उठाओ विदिशा। कुछ ऐसा